वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 13th लेक्चर है। एंटरप्रेन्योरियल पार्टनरिंग यानी कि पार्टनरशिप। एंटरप्रेन्योरियल पार्टनरिंग किस लिए की जाती है, यानी पार्टनरशिप ये इसलिए की जाती है इंटर होने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक एंटरप्रेन्योर जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जब वो इंटर होना चाहता है तो वो एक लोकल पार्टनर बना लेता है। लोकल पार्टनर से मुराद जिस कंट्री में वो जाना चाहता है उस कंट्री का एक पार्टनर बना लेता है, और वो जो लोकल पार्टनर होता है उसको अंडरस्टैंडिंग होती है उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी नेचर के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होती है। अब सजेस्टेड टारगेट एरियाज़ कौन कौन से हैं, इसमें यूरोप है, द फार ईस्ट है यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये फार ईस्ट में आ जाते हैं कंट्रीज़। इसके अलावा कंट्रोल एंड ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि चाइना है, लैटविया है या फिर हंगरी है। नाउ दी 100% ऑनरशिप। अब ये 100% ऑनरशिप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 100% ऑनरशिप मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टर आके अगर इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी किसी भी तरह की, तो उसको 100% ऑनरशिप मिलेगी। इसी को हम कहेंगे 100% ऑनरशिप। ना दी हॉरिजॉन्टल मर्जर्स। अब हॉरिजॉन्टल मर्जर्स क्या हैं? ये जो मर्जर्स होते हैं ये उन कंपनीज़ के दरमियान होते हैं जो एक जैसी होती हैं। कंपनीज़ की प्रोडक्ट भी सेम होती है और मार्केट भी सेम होती है, लेकिन ये इसलिए मर्जर किया जाता है कि ताकि कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, वरना तो कंपनीज़ आपस में कॉम्पीट करती रहेंगी। इसके बाद है वर्टिकल मर्जर। अब इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज़ जो डिफरेंट सप्लाई चेन फंक्शन प्रोवाइड करती हैं कॉमन गुड्स या सर्विस का, वो इसमें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेपाल और ईबे है। अब पेपाल जो है एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है और ईबे जो है एक ई कॉमर्स साइट यानी कि ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट है। तो इन दोनों का मर्जर अगर हो जाता है तो इसको वर्टिकल मर्जर कहा जाएगा। नाउ दी प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। अब ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट की एक्सपेंशन के लिए होता है ये जो मर्जर होता है। उसके बाद है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। अब ये जो मर्जर होता है इसमें प्रोडक्ट सेम होती हैं लेकिन मार्केट्स डिफरेंट होती हैं, और ये इसीलिए होता है ताकि जोग्राफिकल एरिया बढ़ाने के लिए, मार्केट्स का जो एरिया है, जोग्राफिकल जो एरिया है, जोग्राफियाई जो इलाका है उसको बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। नाउ जो डाइवर्सिफाइड मर्जर। अब इसमें क्या होता है? डाइवर्सिफाइड मर्जर में कि कंपनी के बाद एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो वो इस्तेमाल करना चाहती है, उसके पास एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट है तो वो किसी दूसरी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर देती है, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड मर्जर। नाउ दी बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है उसमें कई सारे बैरियर्स आते हैं। जहाँ पर एक तरफ एडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, तो कई सारे बैरियर्स भी आते हैं। इसीलिए कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं ताकि इंटरनेशनल बैरियर्स को ख़त्म किया जा सके। जैसे कि गेट है। गेट जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके या फिर मदद की जा सके कंट्रीज़ की बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए। इसको 1947 में साइन किया गया था और 100 कंट्रीज़ थे जिन्होंने साइन किया था। ये वही ईयर था जिस साल पाकिस्तान बना था। और ऐसा भी होता है कि कुछ कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर ट्रेड के दौरान बैरियर्स लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस ने जापान के ऊपर कुछ बैरियर्स लगा दिए थे ट्रेड के ऊपर, इस वजह से क्योंकि जापान की इंपोर्ट काफ़ी बढ़ती चली जा रही थी यूएस के अंदर। काफ़ी सारी जापानीज़ प्रोडक्ट जो है वो यूएस मार्केट में आती चली जा रही थी, और इसको लगाने की वजह ये भी होती है कि कॉम्पीट नहीं कर पाता कोई कंट्री, इस वजह से भी वो बैरियर्स लगा देते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं मौजूद, जैसे कि नेफ्टा है यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के दरमियान है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको के दरमियान। अब ये जो है बैरियर्स को कम करता है और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं यानी कि यूएस, कनाडा और मैक्सिको। सो नाउ द क्रिएटिविटी एंड बिजनेस आइडिया। अब एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? आइडियाज़ को बेस बनाते हैं और कंट्रीज़ में जाते हैं वो, और सोर्सेज उनको कहाँ से आइडियाज़ मिलते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं आइडियाज़ की नए वेंचर्स के लिए। तो जो सोर्सेज हैं, सबसे अहम जो सोर्स होती है वो होती है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो होता है ये एंड यूज़र होता है। एक तो होता है कस्टमर जो प्रोडक्ट ख़रीदता है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है ये एंड यूज़र होता है, इसने इस्तेमाल करनी होती है प्रोडक्ट्स को। तो कंज्यूमर सबसे अहम सोर्स होते हैं नई आइडियाज़ के लिए। उसके अलावा एग्जिस्टिंग कंपनीज़ होती हैं, ये भी सोर्सेज होती हैं।
और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जो डायरेक्टली सेलर्स के साथ इनका लिंक होता है। सेलर्स इनको बता रहे होते हैं कि कस्टमर का प्रोडक्ट के बारे में कैसा रिएक्शन है, और एक एक इन्फॉर्मेशन इनके पास पता होती है इनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। तो ये भी एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आइडियाज़ की। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। डेटा बैंक होता है पूरा का पूरा, और R&D भी होता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कंपनी ख़ुद अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू भी आइडियाज़ जो है वो हासिल कर रही होती है नए वेंचर के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।